हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा। तो उसकी वैल्यू देखने वाले हैं और ये कहाँ पे संचित होती है वो भी अपन देखने वाले। तो आपको पता है संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं और उन दोनों प्लेटों के एक पे पॉजिटिव आवेश होता है, एक पे नेगेटिव आवेश होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। तो वहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र बनता है, उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये स्थिर ऊर्जा का मान है वो संचित होता है। ऐसे ही अपन मान लीजिए किसी चालक की बात करें तो चालक के लिए जो आवेश संचित होता है वो उस चालक के चारों ओर का जो भाग होता है वहां पे स्टोर होता है। तो जब आपको ऐसा पूछा जाता है कि संधारित्र के अंदर तो एनर्जी कहां पे स्टोर होती है, तो आप बताएंगे संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य स्टोर होती है और जो हमारे पास चालक है उसकी वजह से जो एनर्जी है वो कहां पे संचित होती है, ऊर्जा कहां पे संचित होती है, तो आप बताएंगे कि उस चालक के चारों ओर वाला जो भाग है वहां पे संचित होती है। अब बात करते हैं विद्युत स्थिर ऊर्जा कब स्टोर होती है, कब स्टोर नहीं होती है। आपने देखा है कि जब आप घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तब हमारे पास इससे ऊर्जा है वो संचित नहीं होती है, लेकिन जब हमारे पास में विद्युत बल लग रखा होता है उसके विरुद्ध किया गया कार्य है वो इस ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि पक्का याद रखिएगा आप, अपन जब स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं कि स्थिर ऊर्जा हमारे पास में कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, ये तभी मिलती है कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो किसके विरुद्ध होना चाहिए, वो विरुद्ध होना चाहिए हमारे पास, वो जो किया गया कार्य है वो हमेशा सुरक्षित बलों के विरुद्ध होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा आप, ये सुरक्षित जो बल होते हैं, सुरक्षित बल होते हैं, उनके विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। अब बात करते हैं कि सुरक्षित बल होते कौन से हैं। सुरक्षित बल वो होते हैं जो हमारे पास कोई दो वस्तु दे रखी है, जैसे मेरे पास में ये दो वस्तुएं हैं, इसका केंद्र यहाँ पे, इसका केंद्र यहाँ पे है। इन दोनों के केंद्र से लेकर इनके केंद्र तक बल लगता है। यदि बल लगता है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर बल लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सुरक्षित बल कहलाते हैं। तो सुरक्षित बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, अदरवाइज हमारा जो कार्य है वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित नहीं हो पाता है। तो जब भी आप विद्युत बल की बात करें, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो हमेशा विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य है वो भी हमारे पास में स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां पे भी अपन ने आप दिखाते हैं आपको कैसे हम कार्य करते हैं। जब हमें आवेश देना प्रारंभ करते हैं, उस चालक को आवेश देना प्रारंभ करते हैं, यहां पे आप चालक के द्वारा भी समझ सकते हैं और साथ में आप संधारित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। यदि एग्जाम में यह पूछा जाता है कि किसी चालक को मान लीजिए हमने क्यू आवेश से उसको दिया तो उसके पास में स्थिर ऊर्जा का मान कितना है, और यह आपको यह बोला जाए कि संधारित्र को हमने क्यू आवेश दिया तो उसके पास में स्थिर ऊर्जा का मान कितना है, तो दोनों के लिए आपको सेम ही डेरिवेशन करना है। तो मैं दोनों डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। तो ये मेरे पास में संधारित्र की प्रथम प्लेट और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट। आपको पता है कि जैसे मैं इसको धनात्मक आवेश दूंगा तो ये धनात्मक आवेश इस पे फैल जाएगा और प्रेरण के द्वारा इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, विपरीत आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। मतलब इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव आवेश आ जाता है। ओके बच्चों, ऐसे ही मैं साथ साथ में एक चालक की भी बात करता हूं, और ये मेरे पास में कोई भी एक चालक है, जैसे मैं इसको मान लीजिए धनात्मक आवेश देता हूं तो ये भी इसकी सतह पे एक समान रूप से फैल जाता है। अब आप जब आवेश देना प्रारंभ करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए इसको 10 कूलाम आवेश दिया, एक साथ आपने आवेश दे दिया और वो सारा का सारा उस पर फैल गया। जैसे मान लीजिए मैं ये जो मेरे पास में चालक है या ये वाली जो प्लेट है इसको आवेश देता हूं, तो मैंने मान लीजिए इसको आवेश देना प्रारंभ किया और सबसे पहले जो मेरे पास में आवेश था वो कितना था, 0 था, मतलब 0 आवेश। उसके बाद में आपने 1 आवेश दिया, फिर 2 आवेश दिए, फिर 3 आवेश दिए, फिर 4 आवेश दिए। ऐसे ही आपने 1 आवेश देंगे तो 1 आवेश यहाँ पे आके बैठ गया, मान लेते हैं इसको Q1 बोल देता हूं। उसके बाद में आपने दूसरा आवेश दिया, मान लीजिए ये आ गया। अब जैसे ही आपने Q1 आवेश दिया था, ध्यान से समझने की बात है, जैसे आपने यहां पे इसको Q1 आवेश दिया था तो जैसे Q2 आवेश यहां पे प्रवेश करने लगा तो ये वाला क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों की प्रकृति सेम है तो दोनों एक दूसरे पे प्रतिकर्षित बल लगाएंगे। प्रतिकर्षित बल लगाएंगे तो हमको यहां पे कुछ कार्य करना पड़ेगा इस Q2 चार्ज को यहां पे लाने के लिए। तो वही किया गया कार्य है वो संचित विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए ये दोनों आवेश हो गए, अब तीसरा आवेश जैसे यहां पे पहुंचेगा तो ये दोनों क्या करेंगे, उस पर बल लगाएंगे, तो आपको वहां पे कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा तो वो किया गया कार्य फिर से यहां पे एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, ठीक है, ऊर्जा के रूप में। फिर चौथा आवेश, ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले हमारे पास में जो आवेश था वो कितना था बच्चों, 0 आवेश था, और उस समय इसका विभव भी कितना था, विभव भी इसका 0 ही था। ठीक है, अब धीरे धीरे मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे इसको देते गए आवेश। ठीक है,
अब मैं कहता हूं कि एक टी समय पर, कोई भी एक टी समय पर, मान लीजिए इसको हमने कितना आवेश दे दिया, क्यू डैश, तो इसका विभव कितना हो गया, वी डैश। मान लीजिए आपने यहाँ पे इसको 10 चार्ज दे दिए, 10 आवेश दे दिए, तो इसका विभव भी मान लीजिए 10 के बराबर 10 वोल्ट बनता है, जितना भी बनता है वो मान लेते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे लास्ट इसको अंतिम अपन ने दे दिया, क्यू आवेश दे दिया, और इसका विभव कितना हो गया, वी विभव हो गया। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि जैसे इस पे पहले कुछ भी आवेश नहीं था, तो हमने Q1 जब चार्ज दिया तब हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब Q2 आवेश दिया हमने तो Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, फिर Q3 दिया तो इन दोनों के विरुद्ध कार्य करना पड़े, फिर चौथा आवेश लेके आए तो इन तीनों के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो यहीं पे भी सेम ही ऐसा होता है, जब आप इस प्लेट को आवेश देते हैं, प्रथम प्लेट को, तो यहाँ पे आप जैसे पहले वाले मतलब पहला Q1 आवेश देंगे, फिर Q2 देंगे, फिर Q3 देंगे, जैसे जैसे यहाँ पे आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा और हमारे द्वारा जो किया गया कार्य का मान है वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अब वो जो किया गया कार्य होता है वही तो इस ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हमें डेरिवेशन कैसे करना है, हमें U ज्ञात करना है। तो U किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर, तो कार्य की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। माना किसी समय मान लेते हैं वो समय t है, t पर ये जो हमारे पास संधारित्र है उसको Q1 आवेश दिया गया, Q1 आवेश सॉरी Q डैश आवेश दिया गया, तब उसका विभव V डैश हो गया। ठीक है, जब हमने t समय पर उसको Q आवेश दे रखा था तो उसका विभव कितना हो गया, V डैश हो गया। ठीक है, बात ध्यान से समझिए आप इसको। पहले हमारे पास में 0 चार्ज था, उसके बाद में हमने क्या किया, Q डैश आवेश दिया तो कितना हो गया, V डैश हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे धारिता की डेफिनेशन से C का फॉर्मूला बनाइए। तो विद्युत धारिता की परिभाषा से, विद्युत धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला क्या बनता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हमारे पास में Q और V नहीं है, हमारे पास में कितना है, जब हमने पहले 0 आवेश था तो 0 था, अब हम कितने की बात कर रहे हैं, t समय पर बात कर रहे हैं। Q डैश आवेश दिया, उसके बाद में कितना हो गया, V डैश हो गया। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, C इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q डैश अपॉन V डैश बोलेंगे। मतलब अभी हमारे पास में कितना चार्ज दे रखा है, Q डैश, और उसका विभव कितना है, V डैश। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास में आगे जो भी इक्वेशन है आप इसको यहाँ पे 1 नंबर दे दीजिए। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, कार्य का मान ज्ञात करना है। तो कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, विभव वाले फॉर्मूले से अपन ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, ऐसा पढ़ा है। यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं कि कितना आवेश दे दिया, Q डैश आवेश दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास में Q नोट की जगह क्या आ जाएगा, Q डैश आ जाएगा, और जो आवेश प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Q डैश आवेश देने के बाद में मैं कहता हूं कि dq आवेश, इससे आगे वाला आवेश, dq आवेश देने पर किया गया कार्य का मान बताइए। तो आप यहां से इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू dw अपॉन dq। देखिए ध्यान से, 0 आवेश पे 0, Q डैश आवेश पे अपन ने क्या किया, इसका विभव कितना हो गया, V डैश। अब जो Q डैश आवेश दे रखा है उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, dq आवेश दे रहे हैं, थोड़ा सा आवेश दे रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आवेश देने में किया गया कार्य कितना है, फिर हम टोटल ज्ञात कर लेंगे समाकलन करके। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू dw अपॉन dq। तो यहां पे आप क्या करेंगे, dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V dq। ओके, अभी इसका विभव कितना है, अभी हमारे पास में जब Q डैश आवेश दे रखा था तब V डैश था, तो आप इसको V डैश लिखेंगे और ये V डैश। तो इक्वेशन नंबर 2 आप इसको थोड़ा सा सही करके V डैश की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे हमको चाहिएगी। तो इक्वेशन नंबर 1, अब ये वैल्यू V डैश की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो dw इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा Q डैश अपॉन C और ये dq। तो dq आवेश देने में किया गया कार्य का मान आ गया, लेकिन हमें ओनली ये छोटा सा जो आवेश दिया है उसी के लिए ज्ञात नहीं करना है, हमें तो पूरे के लिए ज्ञात करना है कि 0 से लेकर हमने जो q आवेश दिया वहां तक का ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसका। तो आप समाकलन कर दीजिए। स्टार्टिंग कहां से किया आपने, 0 से, तो 0 से लास्ट फाइनल मान लीजिए w कार्य हुआ, तो हमारे पास स्टार्टिंग कितना था, 0, और लास्ट फाइनल आवेश कितना होगा, q। तो आप इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन कितना आ जाएगा, हमारे पास में w आ जाएगा, और लिमिट यहाँ पे लगा दीजिए 0 टू w, और यहाँ पे 1 अपॉन से बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा हमारे पास में Q डैश dq। ये लीजिए।
अब आप यहाँ पे इस क्यू डैश का विथ रिस्पेक्ट टू आप इसके सापेक्ष आप इसका समाकलन कर दीजिए। तो मैं इसका समाकलन करता हूँ, यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ, तो w माइनस जीरो डब्ल्यू रह जाएगा 1/c क्यू डैश का समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसके सापेक्ष करेंगे तो आपको पता है क्यू डैश स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 को बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, क्यू डैश का स्क्वायर है ये यहाँ पे, ठीक है। ओके, लिमिट 0 से q, तो w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 से, और लिमिट पुट कर देंगे तो क्यू डैश की जगह आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो w इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 से क्यू स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये जो किया गया कार्य है वही स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो u है वो w के बराबर होता है, तो u इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन c। ये स्थिर ऊर्जा का मान आ गया। संधारित्र को जब हम q आवेश देते हैं तो q आवेश देने पर यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बनता है उसके अंदर स्थिर ऊर्जा का मान कितना होगा वो अपन ने निकाल चुके हैं, u इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c। यदि आप यहाँ पे कुछ आगे और भी फॉर्मूले बनाने चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से जो धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है ना, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी वी हो जाएगा। तो ये आप Q इज इक्वल टू सी वी रखेंगे तो इसके अंदर कितना हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, तो सी से सी कैंसिल, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक और फॉर्मूला आ गया। ये वाला फॉर्मूला तो कब अप्लाई करना है आपको, जब हमारे पास में q और c की मान दे रखे हों और यहाँ पे जब c और v के मान दे रखे हों तब ये वाला लगा देना है। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला होता है, ये आप यहाँ पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ क्यू अपॉन वी, तो ये कैंसिल, तो u इज इक्वल टू हाफ क्यू वी। ये लीजिए ये आ गया। तो 3 फॉर्मूले आ गए और ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है जब q और v के मान दे रखे हों। तो बच्चों हमने क्या किया, हमारे पास में संधारित्र था और उस संधारित्र को सबसे पहले मतलब उसके पास में कुछ आवेश नहीं था, 0 आवेश था। उसके बाद में हम उसको आवेश देते गए तो एक समय पे हमने देखा कि उसको जो भी आवेश है, मान लीजिए 10 कूलाम, उस पर 10 कूलाम आवेश है, उसके बाद में 10 कूलाम के बाद में हमने थोड़ा सा आवेश दिया और थोड़ा सा आवेश देने में हमको कितना कार्य करना पड़ा उसकी वैल्यू निकाली अपन ने, और उसके बाद में लास्ट फाइनल हमने कितना आवेश उसको दे दिया, तो वहां 0 से लेकर लास्ट तक अपन ने क्या कर दिया, उसका समाकलन कर दिया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में, ये की वैल्यू आ गई। ठीक है, ओके। तो ये स्थिर ऊर्जा है वो संधारित्र के अंदर संचित होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये जो ऊर्जा है यहाँ पे स्टोर हो रही है उसका घनत्व कितना, ऊर्जा घनत्व कितना है। तो जब भी अपन घनत्व की बात करते हैं तो आपको पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि किस भौतिक राशि की बात कर रहे हैं और वो भौतिक राशि कैसे फैलती है। वहां पे जैसे ऊर्जा है वो कैसे फैलती है, आयतन के रूप में फैलती है। तो आयतन के रूप में फैलती है तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, डेफिनेशन है वो बोलेंगे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगला डेरिवेशन। देखिए, तो ऊर्जा घनत्व को मैं स्मॉल u से व्यक्त कर देता हूं। तो स्मॉल u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो ऊर्जा है और अपॉन v यहाँ पे आयतन है, ये आयतन है और ये वाला जो आपके पास में v आ रखा है वो विभव है। थोड़ा सा इसको अलग करके लिख लेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का u अपॉन v। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू रखते हैं पहले, u स्मॉल u इज इक्वल टू, आपने अभी अभी निकाला था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c आया था ना अपने पास में, यही तो फॉर्मूला आया था हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन c। ओके, अब आपको यहाँ पे q का मान रखना है और c का मान रखना है। वो इसलिए रखना है, वैसे तो आप यहां तक भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ये वैल्यू इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि जो आयतन आ रखा है वो कट जाए, मतलब v है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन v हमारे पास में ऊपर तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो v नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ यहाँ पे फॉर्मूले वैल्यू पुट करता है, उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि c वो कौन है, c कौन है, c है यहाँ पे इसकी धारिता, इस संधारित्र की धारिता। तो धारिता का मान कितना होता है बच्चों, c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। यही तो होता है, जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसके लिए धारिता का मान इतना ही होता है। अब इसके बाद में हमको इसकी क्यू की वैल्यू और चाहिए, तो क्यू कैसे निकालेंगे। क्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, इस संधारित्र की वजह से यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बन रखा है वो कितना बन रखा है, वो देखिए E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो बनता है
संधारित्र की प्लेटों के मध्य अपन ने निकाला था, वहां पे विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए। सिग्मा कौन है, यहाँ पे ये जो प्लेट है उस पे जो आवेश वितरित हो रखा है उसकी वैल्यू है। वो कैसे वितरित हो रखा है, पृष्ठ आवेश, मतलब पृष्ठ के रूप में, मतलब एक सरफेस पे फैला हुआ है। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए। तो यहाँ पे रखेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यह हमारे पास हो जाएगा Q ए एप्सिलॉन नॉट E। ये आंसर आ गया। तो Q = ये आ गया, C = वो आपके पास में लिखा हुआ है। तो U = हाफ, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कीजिए तो A एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन C। तो ये भी वैल्यू पुट करेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये भी ओके। अब कुछ सॉल्व कीजिए तो A इससे ये कैंसिल हो जाएगा, A से ये कैंसिल हो जाएगा और D है वो ऊपर चला जाएगा। तो कितना बन जाएगा हमारे पास में आके, हाफ A एप्सिलॉन नॉट E² और D ओके अपॉन V। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो है हमारे पास में क्षेत्रफल और ये है मतलब ये बीच की दूरी दोनों के D। तो A इंटू D, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, आयतन का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे U = हाफ एप्सिलॉन नॉट E² V, और ये V से V कैंसिल। तो U = कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। देखिए बच्चों, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो अपन ने फॉर्मूले रखे C और Q की वैल्यू रखी, वो सिर्फ अपन ने इसलिए रखी ताकि अपन यहाँ पे इस V को कैंसिल कर सकें। अदरवाइज आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ऊर्जा घनत्व की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जब हमारे पास में संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, किसी को भी राइट करना हो तो वो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जब हमारे पास में संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों या समांतर क्रम में जुड़े हों, तो वहां पर हमारे पास में ऊर्जा है वो कैसे स्टोर होती है। जैसे आप जानते हैं श्रेणी क्रम के अंदर तो हमारे पास जो धारिता का मान होता है, तुल्य धारिता का मान कितना आता है, 1/CS = 1/C1 1/C2 1/CN, कुछ ऐसा ही आता है, ठीक है। और जो समांतर क्रम है उसके अंदर कितना आता है, Cp = C1 + C2, कुछ ऐसा चलता रहता है, ठीक है ओके। तो ये तुल्य धारिता का मान आता है। तो कुछ जो आपकी ऊर्जा है वो भी कुछ ऐसे ही स्टोर होती है या अलग तरीके से स्टोर होती है, वो अपन देखने वाले हैं। तो मिटाते हैं इसको। अगला है जब श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा है। मान लीजिए हमारे पास में संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा है और आपको पूछा जाए कि वहां पे जो ऊर्जा है वो कैसे स्टोर हो रखी है। तो आप जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, पहला मैं लिख रहा हूं श्रेणी क्रम सीरीज, ठीक है। श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तो तुल्य धारिता का मान कितना होता है बच्चों, 1/CS = 1/C1 1/C2, ऐसे होता है, ये वाला होता है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ओके। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास में जो श्रेणी क्रम में खूब सारे संधारित्र जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे तो जुड़े हुए होंगे, ऐसे खूब सारे जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो तुल्य जो हमारे पास में ऊर्जा होगी वो बोल देता हूं मैं, U = फॉर्मूला आया था हमारे पास में 1/2 Q² C। तो सभी के तुल्य धारिता का मान आपको रखना है, मान लीजिए एक साथ ही निकालना है। तो आप इसको क्या लिख देते हैं, C ऐसे लिख देते हैं, इनके इक्वल है, इनके तुल्य मान लीजिए कोई एक ही आप सर्किट बना देते, मतलब एक ही आप बना देते हैं संधारित्र, तो ये हो जाता है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमको CS की चाहिए, तो ये रही हमारे पास में। तो U = कितना हो जाएगा, हाफ Q² 1/CS, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 1/CS ही तो है, तो ये आ गया हमारे पास में 1/CN, ठीक है। आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाफ Q² C1 हाफ Q² C2, और ऐसे चलते जाना है आपको, और हाफ Q² CN, ये लीजिए। ये जो आ रहा है ये फर्स्ट मतलब प्रथम संधारित्र की ये सही ऊर्जा, ये दूसरे की, ये तीसरे की। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, U = ये लिख सकते हैं U1 + U2 + UN, ये लीजिए। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर ऊर्जा है वो आप कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा सिंपल एलजेब्रिक सम कर देंगे, मतलब सामान्य बीजगणितीय योग कर देंगे, सीधे सीधा आपको सामान्य बीजगणितीय योग कर देना है श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की, बात करते हैं तो इसके अंदर क्या करना है, समांतर क्रम संयोजन दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर के अंदर क्या होता है, Cp = C1 + C2 और ऐसे करके Cn। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे U = हाफ Cp × Cv²।
कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने ये वाला लगा दिया और यहाँ पे ये लगा दिया। ये इसलिए लगाया है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर सभी पे आवेश है वो एक समान होता है और विभव है वो असमान होता है। तो आप ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए जहां पे विभव आ ही नहीं रखा हो, क्योंकि वरना आपको वहां पे सभी जगह क्या करना पड़ेगा, V1 V2 V3 करना पड़ेगा, और आवेश समान है तो सबके अंदर क्यू क्यू रख देना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर समांतर क्रम समांतर क्रम संयोजन के अंदर V समान होता है और जो Q है आवेश है वो असमान होता है। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला लगाया क्योंकि इसके अंदर Q नहीं था। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Cp की वैल्यू दे रखी है तो आप ये मान रखिए C1 प्लस C2 प्लस ऐसे करके Cn और ये V स्क्वायर हो गया। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ C1V हाफ C2V और ये ऐसे करके हाफ CnV। ये लीजिए, ये आ गया। ये वाला फॉर्मूला क्या हो गया, ये प्रथम संधारित्र की, ये दूसरे की, ये तीसरे की। तो क्या लिखेंगे, U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस और ऐसे डैश डैश करते हुए U1, मतलब यही हमारे पास में सेम फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर भी सामान्य बीजगणितीय योग हो रहा है, सिंपल ऐड हो रहा है, और यहाँ पे भी सामान्य बीजगणितीय योग हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चाहे संधारित्र को आप श्रेणी क्रम में जोड़ें चाहे समांतर क्रम में जोड़ें, वहां पे जो ऊर्जा संचित होती है वो सामान्य बीजगणितीय योग की भांति होती है, चाहे आप कैसे जोड़े वैल्यू दोनों के अंदर सेम ही आती है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, कोई हमारे पास में 2 चालक होंगे और उनको आपस में टच करवाएंगे, उसके बाद उनका विभव कितना होता है, कितना उनमें परिवर्तन होता है, वो खूब सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।